वेलकम टू मैथ्स विद पैशन। बच्चों, आपका एग्ज़ाम सैटरडे को है, तो उससे पहले मैथ्स विद पैशन में आज हम करेंगे मैथ्स का एक प्रैक्टिस पेपर। एंड आई होप ये पेपर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके मैथ्स एग्ज़ाम के लिए। तो एग्ज़ाम में जाने से पहले इस प्रैक्टिस पेपर को अच्छी तरह से गो थ्रू करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करें। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज Savita has a lamp placed at the center of a square yard, each side measuring 20 meter. The light of lamp covers a circle of radius 10 meter on a yard. What area of the yard is not lit by the lamp? के पास क्या है? स्क्वायर यार्ड है, तो ये हमारे एक स्क्वायर यार्ड बन गया। इसकी साइड दी हुई है 20 मीटर की। लाइट ऑफ लैम्प कवर्स अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर ऑन यार्ड। यार्ड में कहीं पर एक लाइट ऑफ लैंप लगाया गया है, सर्कुलर शेप में होगा, और इसकी रेडियस आपको दी है 10 मीटर। अब उसने पूछा कौन सा एरिया ऑफ यार्ड है जो लिट अप नहीं होगा। तो कौन सा एरिया ऑफ यार्ड है जो लिट अप नहीं होगा? ऑब्वियसली जो इस सर्कल का पार्ट नहीं होगा, यानी मुझे क्या निकालना है? एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन निकालने के लिए हमें करना क्या होगा? हमें एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सर्कल माइनस करना है। हमें क्या करना है? एरिया ऑफ स्क्वायर। आपको वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ मेंशन कर रही हूँ कि हम कर क्या रहे हैं। एग्ज़ाम में रफ करना है तो हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं, माइंड में रखना है आपने। एरिया ऑफ स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, और यहाँ एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। 10 हमारा रहेगा रेडियस, तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर मेरे पास है 10, 10 का स्क्वायर हो गया 100, यानी 400 माइनस 100 पाई मेरा आंसर होना चाहिए। इस अकॉर्डिंगली ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन, राइट। अब आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में है ट्राइंगल एबीसी है, एक्स और वाई में रेशो 1:2 आपको दी गई है। अब उसने 10x आपसे पूछा है, राइट। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली इन दोनों का सम हमारा क्या होना चाहिए? 90 डिग्री, और इसमें रेशो दिए 1:2, यानी x प्लस वाई आपका 90 हो जाएगा। रेशो 1:2 है, लेट इट बी t, और ये 2t, 90, 3t इज इक्वल टू 90, तो t आपके पास आ जाएगा कितना? 30 डिग्री। इसका मतलब x हमारा क्या हुआ? 30 डिग्री। 10x की जगह x की वैल्यू कितनी? 30। 1030 की वैल्यू निकालनी, और 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, तो इसलिए आपके ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंचो। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन बी रिटन एज अ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल? इनमें से कौन से नंबर्स होंगे जिन्हें आप नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं? बच्चे, इनमें से वो सारे नंबर्स जो हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होंगे जिन्हें हम 2⁻m × 5⁻n के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, ठीक है। अब यहाँ देखो 8 है, 2 के फॉर्मेट में लिखा जाएगा। बाकी ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में डिनोमिनेटर 1 है, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो ही नहीं सकता। खाली बचा डी में ऑप्शन 12 के फैक्टर होते हैं 3 × 4, राइट। 3 इज अदर देन 2 and 5, इसलिए यही ऑप्शन हमारी होगी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब आओ क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको ये फिगर दी हुई है। O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, PR and PRQ are the chords of the circle. Radius of the circle is 5 centimeter. PR is 8 centimeter. QR 6 centimeter. And angle PRQ is 90 degree. So हमें area of shaded portion निकालना है, राइट। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालने के लिए बच्चे ध्यान हमें ये देना है, ये 90 डिग्री एंगल है, तो 90 डिग्री एंगल के सामने वाला ये जो PQ है ये एक्चुअली में हमारा क्या बनेगा? डायमीटर। तो डायमीटर इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंगली क्या बन रहा है? हाइपोटेनस। तो सबसे पहले आप ये परपेंडिकुलर और ये बेस लेके इसकी हाइपोटेनस निकाल लेंगे, जो हमारा डायमीटर बनेगा।
पी आर आपको 8 दिया है, आर क्यू आपको 6 सेंटीमीटर है। तो हाइपोटेनस जब हम निकालेंगे इस क्वेश्चन के लिए, आंसर नंबर 4 के लिए, तो हमारा पी क्यू बन जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का तो 36, टोटल हमारा हुआ 100 और 100 का स्क्वायर रूट जब हम लेंगे तो आपके पास पी क्यू आ गया 10 सेंटीमीटर, राइट। मुझे लेनी है रेडियस, सो रेडियस क्या हो गई, डायमीटर का हाफ 5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, ये रिमेनिंग पोर्शन का एरिया निकालना है। तो मुझे सबसे पहले एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करना होगा। हमारा कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल हाफ पाई आर स्क्वायर रहेगा और एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट रहेगा, ठीक है। अब पाई की वैल्यू से आर आपके पास 5 है, 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2 माइनस हाफ बेस हमारे पास है 6 और हाइट है 8 इंटू 6 कर दीजिए। सो 25 पाई बाय 2 माइनस 4 6 24, ये हमारा ऑप्शन रहेगी। सो राइट ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास इसकी राइट ऑप्शन बी में आ रही है। ठीक हो गया, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक ग्राफ बना हुआ है। ग्राफ की फिगर मैंने सिर्फ एक्सप्लेनेशन पर्पस से बनाई है, तो ये इतनी एक्यूरेट नहीं है। आपको यहाँ पर 3 लाइंस दिखाई गई हैं। एक है y माइनस 2x इज इक्वल टू 0 के लिए, एक लाइन है पी एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू आर और एक है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज द सोल्यूशन फॉर द पेयर ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। और यहाँ पर आपको सोल्यूशन दिए हैं, तो करेंगे क्या कि हमने देखा ये कौन सी 2 लाइन्स हैं, x प्लस वाई ये वाली लाइन और पी एक्स प्लस के वाई ये वाली लाइन। तो आप ये देखो ये दोनों लाइन आपस में किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पर। जो एक्स एक्सिस पर इसकी वैल्यू आती है 4 और वाई पॉइंट पर इसकी वाई एक्सिस पर इसकी वैल्यू आती है 2, इसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर हमारा वैल्यूज होंगी 4 2 और यही हमारा आंसर है। सो आंसर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 की ओर। A vessel having 30 meter cube of water is emptied through 2 openings, one small and the other large. Water flows through the smaller opening at the rate of u meter cube per h and through the large one at the rate of v meter cube per h. Given that 3u plus 2v is equal to 70 and that the vessel gets fully emptied in 1 hour, what is the value of v? अब कोई वेसल है जिसकी कैपेसिटी है 30 मीटर क्यूब, इसमें वाटर होल्ड किया जा सकता है। अब इस वाटर को हम एपेटाइट खाली कर रहे हैं इस वेसल को। इसके लिए हमने 2 ओपनिंग है, एक स्मॉल है और एक लार्ज है। वाटर फ्लो कर रहा है स्मॉल ओपनिंग से एट द रेट ऑफ यू मीटर क्यूब पर एच से, और लार्ज वन से वाटर का फ्लो रेट रहेगा वी मीटर क्यूब पर एच। और एक इक्वेशन है उसने हमें दिए 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 70। तो उसने ये पूछा है कि अगर पूरा वाटर 1 घंटे में एम्पटाइट हो जाता है तो v की वैल्यू क्या होगी, ये हमें क्वेश्चन दिया। अब हम इस सम को सॉल्व करते हैं। तो उसने कहा कि वाटर एम्पटाइट कर रहे हैं हम 30 मीटर क्यूब थ्रू स्मॉल ओपनिंग और लार्ज ओपनिंग। तो स्मॉल ओपनिंग के लिए उसने u सिंबल दिया था और v से हम कर रहे हैं लार्ज के लिए, तो टोटल वाटर एम्पटाइट करते 30। एक इक्वेशन उसने हमें दी है। अब आप इस दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हम करेंगे सो 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 70। आपने साइन चेंज कर दिए, कट 3 में से 2 लेस किया, v इज इक्वल टू 20। सो v इज इक्वल टू 20 इज योर राइट आंसर। मार्क कर देते हैं, दैट इज ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 के लिए।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट है, अगर मैं यूनिट डिजिट को x और 10 डिजिट को y मानती हूँ तो मेरा सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर है 9। ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब अगर इन्हीं डिजिट को मान के हम नंबर फ्रेम करें तो हमारा नंबर बन जाएगा 10y + x। उसने कहा कि इफ़ 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, अगर आप इस गिवन नंबर में से 27 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो डिजिट्स इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी x की जगह पर y और y की जगह पर x। इसका मतलब 10x + y। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन आई 10y + x - 27 = 10x + y। आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -9x + 9y = 27, राइट। 9 मैंने कॉमन निकाल दिया तो मेरे पास इक्वेशन बच जाती है -x + y = 27 = 3 फर्स्ट इक्वेशन, और एक इक्वेशन हमारे पास दी हुई थी x + y = 9, लेट इट बी सेकेंड इक्वेशन। ये कट 2y = 12, y की वैल्यू 6 आ गई आपके पास। अब x + y आपके पास 9 है, y ऑलरेडी 6 है, तो x आपके पास यहाँ से क्या आ गया 3। क्वेश्चन हमारा ये था विच ऑफ दीज इज द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर। तो इन दोनों डिजिट का प्रोडक्ट कितना होगा 6 × 3 18। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़े। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। फॉर द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन 2 स्टेटमेंट्स are given, are labeled as assertion and other labeled as reason. Choose the option that correctly describe the statement A and R. बच्ची assertion और reasoning based question है। अब इसमें हमें assertion के लिए दो बेसिकली हमारे पास equations हैं 2/x + 5y = 15 और 3x + 6y = 7। अब assertion उसने हमें दिया हुआ है The given pair of equation can be reduced to a pair of linear equation in 2 variable। हाँ ये करेक्ट है, हम इस given equations को linear equation of 2 variable में convert कर सकते हैं, right? अब सेकेंड है in the given equation y can be substituted by 1/p। given equation में y को आप 1/p से substitute कर सकते हो, ये उसकी सेकेंड ऑप्शन थी। तो बच्चे इसमें क्या है पॉइंट हमारा क्या रहेगा कि दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट है, बट ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई थी कि आप इन इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हो, उसके लिए रीज़न करेक्ट नहीं है। अपने आप में एज अ स्टेटमेंट रीज़न करेक्ट है। सो करेक्ट ऑप्शन हमारी बनती है बी, दैट इज ए एंड आर बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो हमारी करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर रहेगी ऑप्शन नंबर बी। हियर इट इज, ठीक है, ऑप्शन बी। अब आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है हाउ मेनी जीरोस x - 2 एंड x + 3 हैव। पूरा सम सॉल्व करने की जरूरत नहीं, उसने सिर्फ हमसे यही पूछा कि कितने जीरो होंगे बच्चे। x × x कितना होगा x², यानी कि जो हमारी ये इक्वेशन है वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी, यानी x की पावर है 2, तो कितनी जीरोस होनी चाहिए 2, ऑप्शन सी। अब आंसर आता है 10th। उसने आपसे पूछा है 1/tan थीटा + cot थीटा कितना होगा। 1/tan थीटा + cot थीटा। अब इसको तो सिंपली आप कर सकते हो भाई, tan थीटा हमारा sin थीटा / cos थीटा है, ये cos थीटा / sin थीटा है। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 1/sin² थीटा + cos² थीटा अपॉन में cos थीटा × sin थीटा रहेगा। ये रेसिप्रोकेट होगा तो sin थीटा × cos थीटा अपॉन sin² थीटा + cos थीटा क्या होता है 1, यही होता है ना। सो हमारी करेक्ट ऑप्शन क्या होगी sin थीटा × cos थीटा। तो इस पॉइंट से हमारी जो करेक्ट ऑप्शन हो रही है वो हमारी ऑप्शन है ए।
ठीक है, अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर लेंगे 11। बच्चे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, in the figure PQR is a right angle triangle at P. A perpendicular line PS is drawn from P to QR. PR is equal to 5, PQ is equal to 12 centimeter and what? Okay, अब करते हैं आंसर नंबर 11। आंसर नंबर 11 में क्या करना है बच्चों में, क्वेश्चन में आपको ये फिगर दी है PQR, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट P। इस P से एक परपेंडिकुलर PS ड्रॉप किया गया है जो QR को पॉइंट S पर इंटरसेक्ट कर रहा है। हमें PR 5 सेंटीमीटर, PQ 12 सेंटीमीटर दिया है और आपसे रेशो पूछी गई है RS वर्सेस SQ में। ठीक हो गया। अब बच्चे जब इस तरीके की फिगर आती है तो हम ऐसे क्वेश्चंस को कंप्लीट सॉल्व नहीं करेंगे, इसके लिए हम एक टिप यूज़ कर लेंगे। ये 12 दिया है, ये 5 दिया है। आप ध्यान रखना जब आपको ये रेशो निकाली RS वर्सेस SQ, RS इज टू SQ आपको निकालना है, तो ध्यान रखना RS में आप ये जो 5 दिया ना, इसका स्क्वायर यहाँ ले लो और 12 का स्क्वायर सामने 140। सो RS वर्सेस SQ आपका क्या बन गया 25/125। सो रेशियो शुड बी 25:125। करेक्ट ऑप्शन डी में। ठीक है, एक और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है, आपको एक फिगर बनी हुई है। Q is a point on PR and S is a point on TR. QS is drawn in angle RPT is equal to angle RQS. Which of this criteria can be used to prove that these triangles are similar? बच्चों ये हमारी NCERT का क्वेश्चन है और अगर आपको ध्यान हो तो हमने इसको कैसे किया था कि एंगल हमारे पास दिया होता है RPT। ये एंगल 1 किसके इक्वल है RQS के, गिवन है। और जब दो ट्राइंगल हम ले रहे हैं RSQ, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये होल ट्राइंगल, तो आप ध्यान से देखें तो एंगल R जो है वो हमारा दोनों में कॉमन आ रहा है। एक एंगल उसने दिया है, एक कॉमन हमने निकाल लिया। तो अगर दो एंगल इक्वल होते हैं तो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं बाय ए सिमिलैरिटी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब आओ क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा गया है विच ऑफ दिस इज अ रैशनल नंबर। इनमें से कौन सा रैशनल नंबर हमारा होगा। अब बच्चे ध्यान से देखो, जल्दी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। भाई पाई है, इरेशनल होती है। रूट 5 है, कोई भी रूट में नंबर है वो भी इरेशनल होता है। सी के अंदर अगर आप देखें तो 4 के बाद 666 है, रिपीटिंग है। तो जो रिपीटिंग रिकरिंग नंबर्स होते हैं वही रैशनल नंबर्स होते हैं। तो डी ऑप्शन को अगर हम ध्यान भी दें तो वहाँ पर रिपीटिंग नहीं हो रहे हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 हमसे ये कह रहा है कि हमें दिए हुए हैं 3 एंगल्स और उसने हमसे पूछा है कि इन एंगल्स में से कौन सा एंगल होगा जो सिमिलर होगा, राइट। अब आप ध्यान से देखो कौन सा एंगल सिमिलर्स है। देखो बच्चों फिगर में देखिए हमें पता चल जाएगा, ये 6 दिया हुआ है, ये 4 है और इनके बीच का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 60 है। ये भी हमारे को दिया हुआ है 4, ये 9 और उनके बीच का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 60 है। यहाँ पर 3 और 4 दिए और बीच का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 60 है। अब आप देखो तो ये जो रेशो अगर हम लें, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए रेशो बनाएंगे अपने पास। देखो ये 6 और ये 9, तो अगर मैं RP/XZ की रेशो देखूँ वो मेरे पास आ रही है 6/9 विच इज़ 2/3। अब हम PQ/YZ की रेशो लेते हैं 4/6, 2/3 आ गई। ठीक है, अब तीसरे की भी रेशो निकाल के अगर हम देखें, ये 9 है और ये 3 है, 1/3 बनती है। ये 4 है और ये 6 है, तो ये बनती है 2/3। ठीक, इसका मतलब ये और ये सिमिलर नहीं हो सकते। लेकिन इन दोनों में जो हमने रेशो देखी है वो क्या आ रही है, सिमिलर आ रही है, सेम आ रही है ना।
इसलिए कौन से 2 ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं? फर्स्ट 2, पहले 2 वाले ट्राइंगल सिमिलर होंगे हमारे। सो इसलिए करेक्ट ऑप्शन RPQ सिमिलर ट्राइंगल XZY। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चे उसने हमसे पूछा आपको व्हाट इज द लेंथ ऑफ AB, मुझे इस AB की लेंथ निकालनी है। ठीक है, इस फिगर को अपने पास देख लेते हैं। AB की लेंथ निकालनी है, करेंगे क्या? सबसे पहले ये आपके पास ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल DC भी हम ले रहे हैं, वहाँ DC अपॉन BC बच्चे हमारे पास 1045 होगा। 1045 क्या होता है? 1, राइट। ये 1045 1 और DC 45 गिवन है, सो BC भी हमारा क्या हो गया? 45। अब होल ट्राइंगल, इन ट्राइंगल DCA ले लो, इसके अंदर भी हम 10 की वैल्यू डाल सकते हैं, DC अपॉन AC निकाल सकते हैं, वो हमारा बनेगा 1030। 1030 1/√3 होता है, तो DC 45 और AC अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। सो AC मेरे पास आया 45√3। हमें चाहिए क्या? AB। ये भी आएगा कैसे? जब आप होल AC में से इस BC को माइनस कर दोगे तभी आएगा ना। तो हमें करना क्या है? AC में से माइनस करना है BC, ताकि हमारा AB आ जाए। AC आप निकाल चुके हो 45√3 और BC आपके पास था 45। 45 अगर आप कॉमन निकाल दें, √3 - 1 इज योर आंसर। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो इसमें होगी वो ऑप्शन नंबर C है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। इज द पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 1/3 एंड -3/4। बच्चे इस तरीके के क्वेश्चन जहाँ पर जीरोज दिए हुए होते हैं और आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन से पॉलिनोमियल्स होंगे, तो उसके लिए एक सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप वैल्यू ही डालकर देख लो। अब मेरे पास फर्स्ट इक्वेशंस जो दी हुई है इसके अंदर, वो दी हुई थी 12x² + 5x - 3 और वैल्यूज़ थी 1/3 और -3/4। तो हम सबसे पहले x पे 12x² + 5x - 3 मुझे दिया हुआ है। मैं क्या करूँगी, इस x जो -3 कांस्टेंट है उसको इक्वल के दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर दिया 3, तो मेरे पास ये लेफ्ट हैंड साइड बन गया, ये राइट हैंड साइड बन गया। लेफ्ट हैंड साइड में मैं इनमें से कोई भी एक वैल्यू डाल कर देख लेती हूँ कि मेरा आंसर क्या 3 आ रहा है। अगर आ रहा है तो ये इसके ज़ीरोस होंगे। अब 1/3 का स्क्वायर बन जाएगा 9, 5/3 सॉल्व कर सकते हैं ना। ये कट गया 3, ये बना 4, तो 5 + 4 9 अपॉन 3 कितना होता है? 3। सेटिस्फाई कर रही है ना इक्वेशन में वैल्यू, तो करेक्ट ऑप्शन हो गई ए। आगे देखने की कुछ ज़रूरत ही नहीं बचेगी। 17 करते हैं। 17 क्वेश्चन क्या कहता है? Which of these numbers can be expressed as a product of 2 or more prime numbers? इनमें से कौन से नंबर्स होंगे जिन्हें आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, और वो भी कैसे? प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर्स के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ये उसने हमसे पूछा है। अब बच्चे देखो, इसको समझो करने की ज़रूरत नहीं है, आप ओरली कर सकते हो। 15 है, आप इसको कैसे कैसे लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो 1 × 3 × 5, ऑब्वियसली मोर देन 2 प्राइम नंबर्स के फॉर्मेट में आप लिख सकते हो। अच्छा, क्योंकि ये प्राइम नंबर है तो हम 1 नहीं लिखेंगे। इसका फैक्टराइजेशन 15 का हमारा फैक्टराइजेशन क्या बन जाएगा? 3 × 5 विच इज़ 2 और मोर देन, या 2 हो या 2 से ज़्यादा हो। अब 3 × 5 2 आ रहा है ना, यानी इसे हम लिख सकते हैं। 3 4 5 6 8 है, ऑब्वियसली 2 × कुछ सर्टेन नंबर होगा। 8 है तो लास्ट वाली डिजिट हमारी 68 आ रही है, तो ये हमारे पास नंबर जो जा रहा होगा वो 8 से भी जाएगा। लास्ट 3 डिजिट देखो वो 8 से डिविजिबल है, यानी इसके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे। 15 में देखो, 15 का फैक्टर हमारा 15 × 13 दिया है। 15 का फैक्टर 3 × 5 बनता है, ऑलरेडी 13 उसके साथ रहेगा। इसके फैक्टर 3 बन रहे हैं, 2 से ज़्यादा बन रहे हैं। इसका मतलब तीनों ही नंबर है जिन्हें हम प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर्स के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन हमारी हो जाती है डी, दैट इज ऑल नंबर्स कैन बी represent in the form of 2 or more prime numbers। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के लिए।
Question number 18. Romy is asked to pick up any one ball from each of the jar. jar 1 में 4 रेड बॉल्स हैं और 4 ग्रीन बॉल्स हैं. jar 2 में 3 रेड और 3 ग्रीन है. jar 3 में 4 रेड और 2 ग्रीन बॉल्स हैं. The chance of Romy picked a red ball is same in. अब आपको बताना है कि रोमी जो बॉल पिक करे और वो बॉल रेड ही हो, ये चांसेस कौन से 2 जार्स में सेम रहेंगे. नहीं, हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करने वाले, हम वर्बली इसका आंसर करेंगे. हमें करना चाहिए क्या, चांसेस सेम रहने चाहिए, यानी जो हमारी प्रोबेबिलिटी आए वो दोनों जार्स में सेम ही आनी चाहिए. तो बच्चे प्रोबेबिलिटी सेम उन्हीं 2 जार्स में आएगी जहाँ पर इक्वल नंबर्स दिए हुए होंगे. अब जहाँ यहाँ पर देखो, जार 1 में 4 रेड 4 ग्रीन, तो टोटल कितनी आपके पास बॉल्स हो गई 8, और रेड कितनी है 4, तो 4/8 कितना होता है 1/2. 3 + 3 टोटल 6, रेड कितनी है 3, रेशो 1/2. यहाँ पर रेड है 4 और टोटल 4 + 2 6, कट करें 2/3. ऑब्वियसली 1/2 और 1/2 फर्स्ट 2 जार्स में सेम है, तो जहाँ पर भी आंसर है 1 और 2 वो आपका करेक्ट ऑप्शन है. यहाँ पर ये सी में है, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, आप ऐसे ही निकाल सकते हो. अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के लिए. क्वेश्चन नंबर 19 है 1 2 4 5 इज अ फैक्टर ऑफ द नंबर p एंड q. 1 2 4 5 कोई सर्टेन नंबर्स हैं p और q, उनका फैक्टर है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल ऑलवेज हैव 1 2 4 5 एज अ फैक्टर. तो इनमें से किस में हमेशा 1 2 4 5 इसका फैक्टर रहेगा. बच्चे इस क्वेश्चन को अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि ये तो बहुत मुश्किल है, थोड़ा सा इसको इजी करके समझने की हम कोशिश करते हैं. आओ, पॉइंट ये 1 2 4 5 फैक्टर है किसका, p और q का. तो मुझे बता रहा है कि क्या 1 2 4 5 हमेशा फैक्टर रहेगा p + q का, या p × q का, या p / q का. इसके समझने से पहले हम इसको ऐसे इजी फॉर्मेट में समझने की कोशिश करते हैं. मैंने सपोज लिखा 2 इज द फैक्टर ऑफ 4 and 8, राइट. अब क्या 2 फैक्टर रहेगा 4 + 8 का, 4 × 8 का, 4 / 8 का. देखो आप देखते ही बोलोगे कि ऑप्शन ये दोनों ही करेक्ट होंगी. क्यों, 4 + 8 12 होता है, 2 12 का फैक्टर है. 4 × 8 32 होता है, 2 32 का फैक्टर है. 4 / 8 1/2 होता है, लेकिन 2 1/2 का फैक्टर नहीं हो सकता, 1/2 फ्रैक्शन है और 2 होल नंबर है, राइट. तो ऑब्वियसली यहाँ से समझते ही हमारे को पता चल गया हमारी करेक्ट ऑप्शन होनी चाहिए p + q एंड p × q. सो इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारी हो जाती है B 1 and 2. अब बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 20 की ओर. हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें उसने हमें दिया है फर्स्ट ऑप्शन -0.5, सेकेंड ऑप्शन 0.0001, थर्ड ऑप्शन 1/2, फोर्थ ऑप्शन 1, फिफ्थ ऑप्शन 1.00001, सिक्स ऑप्शन 99%. विच ऑफ द अबव नंबर रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स. इनमें से कौन से नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कभी भी नेगेटिव नहीं होती, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होती, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होती है वो हमेशा 1 या 1 से कम ही रहती है. तो इस हिसाब से देखें तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी हमारा ठीक होगा, हमारी ऑप्शन नंबर थर्ड भी ठीक होगी, हमारी ऑप्शन नंबर 1 भी करेक्ट जाएगी, हमारी ऑप्शन नंबर 6 भी करेक्ट जाएगी. सो सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 6 ये सारी ऑप्शंस हमें डी में मिल रही हैं. सो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन. बच्चों वीडियो थोड़ा सा बड़ा जा रहा है तो मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ. ये पार्ट 1 है और इसी की कॉन्टिन्यूशन में एक सेकेंड वीडियो भी अपलोड हो जाएगी. तो आप दोनों ही वीडियो को अपने रिवीजन के लिए ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा. सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. गॉड ब्लेस.